स्पाइडरमैन ज़ॉम्बीज़ की मुंडियाँ उड़ा रहा है, ब्लेड खॉन्शू के अवतार में फुल एक्शन में है और ज़ॉम्बी नमोर अपनी म्यूटेंट पावर्स का जोर दिखा रहा है। मार्वल ज़ॉम्बीज़ के 4 एपिसोड हमारे सामने आ चुके हैं और मैं वेट नहीं कर सकता इस व्हाट इफ के एक यूनिवर्स की कहानी जानने के लिए। मैं एक एक करके इन एपिसोड को देखकर उनका ब्रेकडाउन यहाँ रख रहा हूँ, यानी एक एपिसोड का ब्रेकडाउन करते हुए मुझे नहीं पता कि अगले एपिसोड में क्या हुआ है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 तो एक बड़े ही सिंपल इंट्रो टाइटल के साथ एपिसोड 1 वैसे ही शुरू होता है जैसे इस सीरीज का ट्रेलर शुरू हुआ था, जहां एक ज़ॉम्बी खुले में घूम रहा है और किसी ने उसके सर पर एरो मारा। अब ये एरो किसका था ये रिवील यहाँ हुआ, जहां हम देखते हैं कि ये एरो बिलोंग करता है केट बिशप को, जो कि रीरी विलियम्स, कमाला और आयरन मैन के बिना सर के मार्क 50 आर्मर के साथ न्यूयॉर्क का चक्कर लगा रही है। अब इससे पहले की कहानी जो हमें दिखी थी व्हाट इफ के सीजन 1 के एपिसोड 5 में, वहां हमने देखा था कि ज़ॉम्बी आयरन मैन ब्रूस बैनर पर अटैक करता है और वास्प उसका सर उड़ा देती है और इसी बिना सर वाले आर्मर को रीरी यूज कर रही है, जिसमें टोनी की एआई फ्राइडे का एक्सेस अभी भी है। अब ये तीनों खाली न्यूयॉर्क में घूम रहे हैं अपने काम की चीजें ढूंढने के लिए। ये नज़ारा बहुत हद तक लास्ट ऑफ अस वाली फीलिंग दे रहा है, हालांकि यहाँ कोई है, ज़ॉम्बी हॉकाई अपने हॉकाई स्किल्स के साथ। यही इन तीनों को एक ट्रांसमीटर मिलता है जो कि किसी ने क्विन जेट के थ्रू भेजा है। इस ट्रांसमीटर को कहा जा रहा है कि किसी ने इसको छोटा किया है पिम पार्टिकल्स के थ्रू। अब हम जानते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। ये काम है स्कॉट लैंग का, जिसे हमने आखिरी बार देखा था तचाला और स्पाइडरमैन के साथ वकांडा जाते हुए, जहां थैनोस उनका इंतजार कर रहा है। अब यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि ये शील्ड टेक है, जिसे समझने के लिए शील्ड का मदरबोर्ड चाहिए जो कि ओहायो में है। इस शील्ड बेस के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले आते हैं ज़ॉम्बी ओकोई पर। तो ज़ॉम्बी ओकोई को क्वीन ऑफ द डेड ने भेजा है। यहाँ समझ आ रहा है कि क्वीन ऑफ द डेड है वांडा, जो कि सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रही है। अब वांडा एक रियलिटी मैनिपुलेटर है, तो ऑब्वियसली वो ऐसा कर सकती है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी ओकोई बात भी कर पा रही है और वो अपने साथ सारे ज़ॉम्बीज को जोड़ रही है क्वीन ऑफ द डेड के लिए। अब आगे हमें जो दिख रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कमाला, रीरी और केट को दिखता है एक उड़ा हुआ माउंटेन और वो पहुंच गए वैली ऑफ द ब्रोकन गॉड्स में। अब यहाँ हम देख सकते हैं ज़ॉम्बी कैरल डेनवर को इकरिस से लड़ते हुए। अब इकरिस इनऑर्गेनिक होते हुए भी ज़ॉम्बी की तरह लड़े जा रहा है। हमें एटर्नल्स मूवी से पता है कि इकरिस एक रोबोट जैसा बीइंग है जिसे सेलेस्टियल्स ने बनाया है। अब ऐसा हो सकता है कि ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल से लड़ते हुए वो खराब हो गया हो, जिसकी वजह से वो भी ज़ॉम्बीज की तरह बस माइंडलेस लड़ाई लड़े जा रहा है। प्लस कैरल यहाँ कैसे आई? मार्वल ज़ॉम्बीज के इवेंट इन्फिनिटी वॉर से पहले हुए, जहां निक फ्यूरी ने शायद कैरल को बुला लिया होगा ज़ॉम्बी आउटब्रेक के दौरान, जहां वो भी आते ही ज़ॉम्बी बन गई। और फिलहाल ज़ॉम्बी कैरल और इकरिस लॉक्ड हैं अपनी लड़ाई में, इसलिए ब्लेड इस जगह को वैली ऑफ द ब्रोकन गॉड्स कह रहा है। अब आते हैं खॉन्शू के नए अवतार ब्लेड पर। तो ब्लेड हेल्प करता है कमाला की ज़ॉम्बी से बचने में और उसे बताता है कि खॉन्शू उसे गाइड कर रहे हैं। यहाँ ब्लेड खॉन्शू को दोस्त का दोस्त कह रहा है। यहाँ मार्क स्पेक्टर की बात हो रही है, जो कि ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो गया, जिसकी वजह से खॉन्शू ने अब ब्लेड को चुना। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि खॉन्शू ब्लेड को आने वाले खतरे के बारे में पहले ही बता रहा है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जिसके साथ साथ ब्लेड ले आया है कमाला को ओहायो की शील्ड बेस में। अब ओहायो में शील्ड का नॉर्थ इंस्टीट्यूट है, जिसके बारे में हमें ब्लैक विडो मूवी में पता चला था। इस इंस्टीट्यूट को पहले हाइड्रा चला रहा था, जहां से रेड रूम एकेडमी के एजेंट्स मेलिना और एलेक्सी विंटर सोल्जर प्रोग्राम पर की हुई रिसर्च को चुराने आए थे। इस इंस्टीट्यूट को बाद में एलेक्सी ने आग भी लगा दी थी। अब मेलिना और एलेक्सी येलेना और सभी ब्लैक विडोज के साथ यहाँ छुपे हुए हैं, जहां मेलिना ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रही है। अब हमें ब्लैक विडो मूवी से पता है कि जो विंटर सोल्जर प्रोग्राम के रिसर्च से मेलिना को पता चला, उससे उसने रेड रूम के लिए माइंड कंट्रोल सीरम बनाया था। मतलब वो एक्सपर्ट है माइंड कंट्रोल में और वो यहाँ यही कर रही है ज़ॉम्बीज के साथ। पर उसकी टक्कर उससे भी बड़ी ज़ॉम्बी कंट्रोलर से हो रही है, जिसने भेजा है अपनी ज़ॉम्बी आर्मी को कमाला के पीछे। अब ऐसा क्यों है ये तो आगे ही पता चलेगा। अब यहाँ मेलिना बता रही है कि कमाला के पास जो ट्रांसमीटर है उसे स्पेस में ले जाकर उसके थ्रू कांटेक्ट किया जा सकता है नोवा कॉर्प से। अब सोचने वाली बात यह है कि नोवा कॉर्प्स यहाँ कैसे आएंगे? अगर हमें पता है तो थैनोस ने नोवा एम्पायर की कैपिटल ज़ैंडार को बर्बाद कर दिया था, तो क्या उनका अर्थ पर आना पॉसिबल है? यहीं ज़ॉम्बीज के अटैक में सबसे पहले अटैक करने आता है आधा ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका। अब हमने व्हाट इफ ज़ॉम्बीज वाले एपिसोड में देखा था कि कैप्टन अमेरिका को बकी ने आधा कर दिया था न्यूयॉर्क से निकलते हुए, तो इसीलिए बेचारा ज़ॉम्बी कैप हमें यहाँ आधा दिख रहा है। पर आधे होते हुए भी ज़ॉम्बी कैप
ने क्या जबरदस्त टक्कर दी है पूरे रेड गार्डियन को। हमने व्हाट इफ ज़ॉम्बीज में भी देखा था कि ज़ॉम्बीज बेशक भूखे दानव बन जाए पर वो अपनी एबिलिटीज नहीं भूलते। यही रीजन है कि ज़ॉम्बी हॉकाई ऐसे तगड़े निशाने लगा पा रहा था। पर ओकोए और उसके साथ की ज़ॉम्बी आर्मी नॉर्थ इंस्टीट्यूट पर भारी पड़ती है, जहां हमें ब्लेड और घोस्ट की आइकॉनिक फाइट दिखी। पर मेलिना ने खुद को सैक्रिफाइस करते हुए ब्लेड, कमाला, एलेक्सी और येलेना को बचाया। अब ब्लेड ले जा रहा है सभी को शिप की तरफ। अब ब्लेड को खॉन्शू ने एक जगह बताई है जहां उन्हें स्पेसक्राफ्ट मिल सकता है। पर मेरे हिसाब से ये एक ज़ॉम्बी यूनिवर्स है, जहां मुझे तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये लोग इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। हालांकि अगर वॉचर इनकी हेल्प करे तो बात कुछ और हो सकती है। एपिसोड 2, तो जैसे हमें द लास्ट ऑफ अस में ज़ॉम्बी आउटब्रेक के अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाए जाते हैं, वैसे ही ये एपिसोड शुरू होता है सैन फ्रांसिस्को के दिखने से, जहां हम देख सकते हैं केटी और शॉन को ज़ॉम्बीज से बचते हुए। अब हमने व्हाट इफ ज़ॉम्बीज वाले एपिसोड में देखा था कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू ही हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, जहां हैंक पिम अपनी वाइफ को बचाने के चक्कर में ज़ॉम्बी वायरस को सैन फ्रांसिस्को में ले आया था। और जिस लैब में ऐसा हुआ उसी लैब के बाहर लोग, चींटियां, सीगल्स और यहाँ तक कि ज़ॉम्बीज पिम पार्टिकल्स की वजह से जाइंट बनते जा रहे हैं। यहीं शॉन और केटी टकराते हैं जिमी वू से, जहां ये लोग घिर जाते हैं ज़ॉम्बीज से। अब 10 रिंग्स के लीडर का बेटा मुसीबत में हो और वो उसे बचाने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और यही हुआ यहाँ पर। हमने ये भी देखा कि केटी को शॉन के बारे में शैंक-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द 10 रिंग्स मूवी के दौरान पता चला था, पर यहाँ इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक की वजह से केटी को शॉन के स्किल्स यहीं दिखे। प्लस यहाँ शॉन यानी कि शैंक-ची इन्फेक्ट भी हो गया, जिसके लिए वेनवू ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। अब ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। हमने शैंक-ची मूवी में भी देखा था कि वेनवू इमॉर्टल है, पर अपने बेटे के लिए उसने अपनी इमॉर्टैलिटी तक गवाई है। ये बहुत सैड नजारा था। हालांकि इस इवेंट के 5 साल बाद शॉन और केटी अपने बाकी रेस्क्यू हुए साथियों के साथ गाना गाते हुए जा रहे हैं न्यू ऑर्लिन्स। हमें शैंक-ची मूवी से पता है कि शॉन और केटी को गाना गाना कितना पसंद है। प्लस यहाँ उनके पीछे कौन आया है उनकी गाय लेने, ये है स्क्रल्स। अब शायद आप लोग नहीं जानते, पर कॉमिक्स में स्क्रल्स फैंटास्टिक फोर से छुपने के लिए गाय बन जाते हैं, तो हो सकता है कि बेचारे स्क्रल्स अपने किसी भाई को बचाने आ रहे हों। हालांकि यहाँ डेड डीलर के मूव्स बहुत कूल थे। प्लस शैंक-ची केटी के साथ अपने 10 रिंग्स शेयर कर रहा है। इन सब के ऊपर शैंक-ची का हाथ अभी भी ज़ॉम्बिफाइड है। तो शैंक-ची और केटी का क्रू पहुंचता है न्यू ऑर्लिन्स, जहां वो लोग मिलते हैं एलेक्सी और उसके साथियों से। अब यहाँ है द सिटी इन द सी, जो कि है द राफ्ट, जिसे हमने देखा था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, जिसे बनाया गया था सुपर पावर्ड बीइंग को कैद में रखने के लिए। अब यहाँ जो आदमी अनाउंस कर रहा है राफ्ट के ओनर की एंट्री को, वो जॉन वॉकर है। तो हमें पता है कि इन्फिनिटी वॉर से पहले जीमो जॉइंट काउंटर टेररिस्ट सेंटर में था। जीमो को फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद डोरा मिलाजे राफ्ट में ले जाते हैं, पर ये इवेंट यहाँ इस यूनिवर्स में नहीं हुए होंगे। तो जीमो को यहाँ राफ्ट के बारे में कैसे पता चला? हालांकि एक बात है, जीमो में दिमाग तो है। उसे सिटी इन द सी में ज़ॉम्बी टालोकन्स के बारे में पता है और उनके राजा नमोर के बारे में भी, और उसे पता है कि अगर नमोर यहाँ आया तो उससे कैसे निपटना है। राफ्ट में हमें जिमी वो दिखता है मैजिक परफॉर्म करते हुए। अब बेशक ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ हो, पर स्कॉट के मैजिक का असर अभी भी है जिमी पर। हमें यहाँ पता भी चलता है कि ब्लेड अपने साथियों को लेकर जा रहा है न्यू एसगार्ड, जहाँ एक स्पेस क्राफ्ट है जो उन्हें स्पेस में ले जाएगा ताकि वो लोग ट्रांसमीटर से सिग्नल भेज सकें। अब हम एपिसोड 1 के ब्रेकडाउन में बात कर रहे थे कि नोवा कॉर्प्स खुद अभी ज़ैंडार की बर्बादी में फंसे हुए होंगे, पर इस एपिसोड के इवेंट्स 5 साल बाद हो रहे हैं, जिसका मतलब अभी तक नोवा कॉर्प्स वापस अपनी पकड़ बना चुके होंगे। तो उन्हें कांटेक्ट करने का फायदा तो है। यहाँ कमाला को सपने में डेड क्वीन दिखती है, और ऐसा हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, जिसका मतलब डेड क्वीन यानी वांडा की नजर कमाला पर है। अब ऐसा होने का रीजन क्लियर नहीं है। वांडा क्यों जाएगी कमाला के पीछे? जब वकांडा में थैनोस तक ज़ॉम्बी बना हुआ है, तो नोवा कॉर्प्स को रोकना कौन सी बड़ी बात है वांडा के लिए? हालांकि ये नजारा इफेक्ट दे रहा है हमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का, जहां फ्रोडो जो कि रिंग को मॉर्डोर ले जा रहा होता है, उसे भी ऐसे ही सपने आते हैं साउरॉन के, और ये वैसा ही माहौल लग रहा है। इसके बाद डेड क्वीन के असर में नमोर अटैक करता है राफ्ट पर, जहां उसे वो ट्रांसमीटर ही चाहिए। अब ये पूरी लड़ाई जबरदस्त थी। केटी और शैंक-ची का रिंग्स के साथ भिड़ना बढ़िया था, पर मैं हैरान हूँ कि क्या कमाला नमोर को खत्म करने की पावर्स रखती है? ये थोड़ा डिबेटेबल है। यहीं येलेना खुद को सैक्रिफाइस करती है, जहां उसके मरने से पहले ड्रिंक करने वाला सीन बहुत सैड था। इन सब के ऊपर अब ये टीम शैंक-ची और केटी के साथियों के साथ निकल पड़ी है न्यू एसगार्ड की तरफ। एपिसोड 3 शुरू होता है वहीं से जहां से व्हाट इफ ज़ॉम्बीज का एपिसोड खत्म हुआ था।
अब इस पूरे इवेंट को स्पाइडरमैन नरेट कर रहा है, क्योंकि मार्वल ज़ॉम्बीज के मेकर्स तचाला को प्ले करने और आवाज देने वाले चैडविक बोसमैन की रिस्पेक्ट में किसी और से ब्लैक पैंथर को डब नहीं करवाना चाहते थे। तो यहाँ स्पाइडरमैन नरेट करता है कि उनके हाथ में माइंड स्टोन था, जो कि की है सब कुछ वापस नॉर्मल करने का। व्हाट इफ ज़ॉम्बीज वाले एपिसोड में हमने देखा भी था कि विजन ने माइंड स्टोन की मदद से स्कॉट लैंग को नॉर्मल कर भी दिया था, पर वही जैसा कि हम जानते थे कि वकांडा ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, जहां ज़ॉम्बी थैनोस वेट कर रहा है माइंड स्टोन के उस तक आने का। और तब फाइट शुरू होती है ज़ॉम्बी थैनोस और स्पाइडरमैन तचाला और स्कॉट की, जहां ज़ॉम्बी थैनोस धीरे धीरे स्टोन्स की एबिलिटी समझ रहा है, पर उसका इन्फेक्टेड ब्रेन फोकस नहीं कर सकता। और इसी बीच थॉर आता है नाइडा वेलर से एक थैनोस किलर वेपन और रॉकेट और ग्रूट के साथ, पर ज़ॉम्बी थैनोस पता नहीं कैसे पर सबको संभाल लेता है, जहां वो रॉकेट और ग्रूट को खत्म करने के साथ थॉर को डैमेज कर देता है, जिसके बाद वो अपना गाउंटलेट पूरा भी कर लेता है। ये बहुत शॉकिंग है। अपने पूरे होश में थैनोस थॉर को इन्फिनिटी वॉर में नहीं संभाल पाया था, तो एक ज़ॉम्बी थैनोस कैसे इतनी तबाही मचा सकता है। हालांकि यहाँ थॉर की गलती तो है, उसे सर पर वार करना चाहिए था। यहीं ब्लैक पैंथर खुद को सैक्रिफाइस करता है और इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी रेडिएट होते हुए सब कुछ खत्म करने लगती है, जहाँ स्पाइडरमैन और स्कॉट वहां से बचते हैं कमरताज के सॉर्सरर्स की वजह से। यहाँ हम मिलते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाले रिंट्रा, लंदन के सैंक्टम के मास्टर और सारा से, जो कि अब स्पाइडरमैन और स्कॉट की मदद करेंगे वांडा को रोकने के लिए। दूसरी तरफ 5 साल आगे कमाला और उसके साथी न्यू एसगार्ड पहुंच चुके हैं, जहां आधे एसगार्डियंस वैल्करी और थॉर के साथ बसे हुए हैं एक सेफ स्पेस में। हमें वैल्करी के पास गंगनेर दिख रहा है, प्लस वो खोंशु को पहचानती है, जिसका रिवील बड़ा कूल था। इन सब के ऊपर ये हैरानी वाली बात है कि एसगार्डियंस पार्टी कर रहे हैं, जहां यहाँ हम दुखी थॉर को भी देखते हैं। अब वैल्करी सबको बताती है कि एसगार्डियंस के लिए खाना क्वीन ऑफ सुकोविया लेकर आई है, जहां कमाला के साथियों में खुद ज़ीमो सुकोविया का बैरन है, जो कि कहता भी है कि सुकोविया की कोई रानी नहीं है। अब हम फैंस शायद भूल जाते हैं, पर वांडा सुकोवियन है, जो कि अपनी पावर्स के साथ कहीं की भी रानी बन सकती है, पर फिलहाल तो वो है क्वीन ऑफ द डेड, और ये बात कमाला और उसके साथी जानते हैं। पर यहाँ हैरानी की बात ये है कि वांडा नॉर्मल अवतार में अपनी आर्मी बढ़ाने और एसगार्डियंस को धोखा देने आई थी, जिसके साथ साथ उसे ट्रांसमीटर नहीं बल्कि कमाला की जरूरत है। अब ये थोड़ा शॉकिंग है, क्या वांडा को कमाला के बैंगल्स चाहिए मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए? क्योंकि हमने देखा था कि दी मार्वल्स में कमाला के बैंगल्स से ही मोनिका रैम्बो दूसरे यूनिवर्स में चली गई थी। अब कमाला की जरूरत वांडा को क्यों है ये तो आगे पता चलेगा, पर एक कूल बैटल हमें यहाँ दिखता है, जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है या कमाला की पावर्स लाइव एक्शन से ज्यादा एनिमेटेड में कूल लग रही है। प्लस यहाँ कमाला ज्यादा पावरफुल दिखाई गई है इस सीरीज में। हालांकि जब माहौल कमाला और उसके दोस्तों के हाथों में नहीं होता, तब थॉर जागता है और हमें देखने को मिलता है थॉर और वांडा के बीच जबरदस्त टक्कर, जिससे वैल्करी, कमाला और बाकी सभी को मौका मिलता है वहां से निकलने का और स्पेस में जाकर नोवा कॉर्प्स को बुलाने का। पर जैसे कि मैंने पहले एपिसोड के ब्रेकडाउन में ही कहा कि नोवा कॉर्प्स यहाँ क्या कर लेंगे, जब इन्फिनिटी गाउंटलेट वाला थैनोस ज़ॉम्बी बन गया है, तो नोवा कॉर्प्स कौन सी मिट्टी के बने हैं? इसीलिए उल्टा नोवा कॉर्प्स पहले ही यहाँ पर है अर्थ की मुसीबत को अर्थ तक सीमित रखने के लिए, और ये बहुत शॉकिंग रिवील था। एपिसोड 4, तो ये एपिसोड शुरू होता है नोवा कॉर्प्स के कमाला और उसके साथियों के शिप पर अटैक करने से। अब ये तो होना ही था। वांडा फिलहाल क्वीन ऑफ द डेड है, वो पूरे अर्थ को अपने कंट्रोल किए हुए ज़ॉम्बीज से कवर करने के साथ साथ ये भी चाहेगी कि पूरा यूनिवर्स उसके कंट्रोल में आ जाए। याद है ऐसा ही किया था अल्ट्रॉन ने व्हाट इफ के सीजन 1 के एपिसोड 8 में, जहां अल्ट्रॉन पूरे अर्थ को बर्बाद करने के बाद इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करके निकल जाता है पूरे यूनिवर्स से ऑर्गेनिक लाइफ को मिटाने। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए नोवा कॉर्प्स अर्थ की मुसीबत को अर्थ तक ही रखना चाहते हैं, पूरे यूनिवर्स पर नहीं फैलाना चाहते। यहाँ नोवा कॉर्प्स अर्थ के बाहर उसी फॉर्मेशन में थे जिस फॉर्मेशन में हमने पहली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में उन्हें देखा था। अब नोवा कॉर्प्स कमाला का एयरक्राफ्ट गिरा देते हैं, जिसके साथ कमाला अपनी पावर से अपने दोस्तों को बचाती है और कमरताज के सॉर्सरर्स कमाला और उसके दोस्तों को। अब यहाँ से 2 टीम इकट्ठा होती है इस मुसीबत को रोकने के लिए, जहाँ सॉर्सरर्स कमाला की टीम को बताते हैं थैनोस वाली मुसीबत के बारे में कि इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी अर्थ को बर्बाद न कर दे, इसलिए ब्रूस बैनर अपने हल्क फॉर्म में गया उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने। हमने व्हाट इफ ज़ॉम्बीज वाले एपिसोड में देखा था कि स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर और स्कॉट को निकलने का टाइम मिले, इसलिए ब्रूस अपने हल्क फॉर्म में वांडा से भिड़ने जाता है। और अभी भी ये लड़ाई हल्क वर्सेस वांडा ही है, जहां हल्क बन गया है इन्फिनिटी हल्क और वांडा बन गई है क्वीन ऑफ द डेड। अब इन्फिनिटी हल्क ही वो बीइंग था जो कमाला को दिखा था उसके सपने में, और कमाला की टीम और कमरताज की टीम का मिशन है वांडा को हल्क तक पहुंचने से रोकना। पर वांडा
वांडा एक बहुत बड़ी डेड आर्मी लेकर आई है, पर हल्क भी कमजोर नहीं है। हल्क के पंचेस का लेवल यहाँ कुछ और ही है, जिसके बाद उसका टालोकान आर्मी से भिड़ना औसम था, पर असली माहौल बना हल्क और एसगार्डियंस के बीच की टक्कर में, जहां हल्क के कंटिन्यूअस पंचेस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पर तब वांडा करती है एक फुल स्केल अटैक, जो कि मुझे पहली एवेंजर्स मूवी के चित्तौरी आर्मी के हल्क पर फुल स्केल अटैक करने की याद दिला रहा है। और यहीं पर होता है एवेंजर्स असेंबल, और ये नजारा है तो जबरदस्त। पर क्या ये क्वीन ऑफ द डेड के लिए काफी होगा? अब यहाँ कोई सुपर हीरो पीजी नहीं रहा। कमाला अपनी पावर से ज़ॉम्बीज के गले उड़ा रही है, ब्लेड खॉन्शू की शक्ल के साथ सबको काट रहा है, स्पाइडरमैन फुल आर रेटेड मोड में ज़ॉम्बीज की मुंडी उड़ा रहा है। अब ये बैटल है तो बहुत सेटिस्फाइंग, पर यहाँ ज़ॉम्बी थॉर की एंट्री ने माहौल को पूरी तरह वन साइडेड कर दिया, जहाँ उसने आते ही पहले सॉर्सरर्स को मिटा दिया, जिसके बाद उसने ब्लेड को खत्म कर दिया। हालांकि हल्क ने तो उसे संभाल लिया, पर ये पूरा माहौल अभी भी वन साइडेड निकला, जहां वांडा इन्फिनिटी हल्क तक पहुंची गई, जिसके साथ साथ उसने कमाला को भी अपनी तरफ कर लिया। अब देखो ये पूरा नजारा तो खतरनाक था, पर एक चीज अभी भी क्लियर नहीं हुई है, वांडा को कमाला की जरूरत है क्यों? ऐसा क्या है कमाला की लाइट पावर्स में, जिसके कांटेक्ट में आते ही वो जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और कमाला सपनों की दुनिया में चली गई। कमाला जिस सपनों की दुनिया में है, वहां उसे रीरी दिखती है, जो उसे सपने से बाहर निकलने को कह रही है। हमने एपिसोड 1 में देखा था कि रीरी कमाला को जाने को कहती है ज़ॉम्बीज से भिड़ते हुए, जहां फ्राइडे वापस गई भी थी रीरी की मदद करने। और रीरी यहाँ कह भी रही है कि उसने किसी सिग्नल को हैक किया है, जिसका मतलब अभी भी कुछ है, पर ये सब हमें पता चलेगा अगले सीजन में। मार्वल ज़ॉम्बीज के दूसरे सीजन की प्लानिंग चल तो रही है, और इस एंडिंग के साथ समझ आ भी रहा है कि अगले सीजन की जरूरत है भी। अभी वांडा ने अगर पूरे अर्थ पर कंट्रोल कर लिया है, तो उसने ऐसा क्यों किया? उसका एंड गेम क्या है? क्या कोई होप है हीरोज की साइड से? क्या और भी सुपर हीरोज अर्थ के दूसरे कोने में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं? यहाँ पर बाकी एटर्नल्स कहाँ हैं? प्लस क्या वांडा अर्थ के बाद दूसरी गैलेक्सीज जाएगी अपनी पकड़ बनाने? ये तो हमें सीजन 2 में ही पता चल सकता है। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन मार्वल ज़ॉम्बीज का। पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक वन एंड डन सीरीज होने वाली है, पर अभी इस क्लिफ हैंगर के साथ अगले सीजन का वेट तो रहेगा ही। हालांकि अब मैं चाहूंगा कि व्हाट इफ अपने और भी यूनिवर्स को एक्सपैंड करते हुए हमारे सामने कई सारी एनिमेटेड सीरीज लेकर आए। पर आप बताओ कि आपका क्या कहना है मार्वल ज़ॉम्बीज के बारे में? क्या आपके हिसाब से यहाँ एक हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए थी, या इस यूनिवर्स पर ज़ॉम्बीज का ही बोलबाला होना चाहिए? क्या रीरी मार्क 50 आर्मर की वजह से ज़ॉम्बी बनने से बची हुई है, और क्या जितने भी लोग ज़ॉम्बी बने हैं वो कभी ठीक हो पाएंगे? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।